ऐसा कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो कहानी नहीं है। आप बैठे बैठे सोचिए जरा अपने दिमाग में, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है स्टोरी नहीं है और यही सत्य है? चलिए शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी, मुझे बताइए, अगर ये कहानी नहीं है तो क्या है? क्या है डेमोक्रेसी? ये कोई नेचुरल क्रिएशन नहीं है। कोई भी वो चीज जो मनुष्य ने रची है वो कहानी है, चाहे वो कुछ भी हो। ह्यूमन राइट्स भी कहानी है, फिलॉसफी भी कहानी है, फिजिक्स भी कहानी है, केमिस्ट्री भी कहानी है। अगर आप देखें इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं वो भी कहानी है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज कहानी है। कहानी का मतलब क्या है? कहानी से लेकर स्क्रीन तक आने की बात तो हम तब करेंगे पहले जब हम समझे कहानी किसको कहते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि अगले 30-40 मिनट में मैं आपको इतना तो एम्पावर कर दूं कि कई चीज़ें जो सोचे जाती हैं कि इलीटिस्ट है, सिर्फ इलीट लोगों की, अरे ये कहानीकार है, कुछ हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैं उस धारणा को ध्वस्त करना चाहता हूँ और आपको एक सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो सारी क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं, एक्चुअली वी आर ऑल गिफ्टेड विद दैट। हमें ईश्वर ने उसके साथ पैदा किया। ये कैसे आई? देखिए कैसे आई होगी, कल्पना करिए। आपको लगता है जानवरों की भाषा नहीं होती, ऐसा नहीं है। जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, उनकी भाषा नहीं होती। और उनका कम्युनिकेशन क्या है? बंदरों के अंदर एक कम्युनिकेशन हमेशा पाया जाता है कि जब बंदर अगर एक दूसरे से कुछ बोल के पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, एक बंदर कुछ बोलता है और सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि सामने से शेर या हाथी, कोई बड़ा जानवर जो कि धरती से आ रहा है, और सारे बंदर एक आवाज निकाल के अगर ये पेड़ पौधे होते हैं जो जिसको हम श्रब्स और वीड बोलते हैं, उसके अंदर अगर छुप जाते हैं, पेड़ पौधों के नीचे छुप जाते हैं, इसका मतलब ऊपर से कुछ वल्चर्स आ रहे हैं। करेक्ट? और ये सत्य, अगर शेर आ रहा है तो डर के छुपना भी चाहिए बंदरों को। लेकिन इंसान के साथ क्या हुआ कि वो 4 पांव की जगह खड़ा हो गया, और खड़ा उसके एवोल्यूशन में जब वो खड़ा हुआ तो उसके पास एक ऐसी चीज आ गई जो बाकी लोगों के पास नहीं थी। उसके ब्रेन में एक एडिशनल फैकल्टी इंक्लूड हो गई जो कि एवोल्यूशन के साथ इंक्लूड हो गई। ऐसी कोई योजना नहीं थी पहले, और उस फैकल्टी का नाम है इमेजिनेशन। और आज साइंस से रिवील करती है कि जानवर जो है वो इमेजिन नहीं कर पाते, और चूंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते, उनके इमोशंस बहुत बेसिक और रॉ इंस्टिंक्ट लेवल पे हैं जो सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एम्बिशन जो है, एम्बिशन जानवरों का ट्रेट नहीं है, ये सिर्फ इंसानों का है। प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं। तो जब इमेजिनेशन हमारे साथ जुड़ गया तो उससे क्या हुआ? उस बंदर ने दूसरे बंदर से बोला होगा सामने से एक शेर आ रहा है, और जब इंसान ने उसको इमेजिन किया तो उसने क्या बोला होगा? सामने से एक बहुत बड़ा शेर आ रहा है, या उसने बोला होगा एक बड़ा कमजोर शेर आ रहा है। और जब हमने जैसे ही अपने इमेजिनेशन से चीजों की व्याख्या करना या उनको परिभाषित करना, मीन्स उनको डिफाइन करना शुरू किया, और वहां से जन्म हुआ कहानी का। और उसके बाद जो भी चीज पनपी इस विश्व में वो एक कहानी है, और इसको कोई इस बात को डिनाई ही नहीं कर सकता कि ये जो कुछ भी है ये ह्यूमन इमेजिनेशन के साथ जुड़ा है। अब उस इमेजिनेशन से कितनी महान बड़ी बड़ी बातें हुई। आदमी चंद्रमा पे भी चला गया, आदमी ने भेदभाव भी खत्म किया, आदमी ने महिलाओं और पिछड़े हुए शोषित लोगों के अधिकार भी दिलवाए, लड़ाइयाँ रोकी, बारबेरियनिज्म को रोका गया, जस्टिस बनी, लॉ बने, कानून बने, बड़ी अच्छी बातें भी हुई। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब एक तरह से ह्यूमन माइंड का ही कंस्ट्रक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये जस्टिस सिस्टम या ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी ये सब जमीन में ईश्वर द्वारा पेड़ से निकले या कहीं से हमको मिले हुई चीजें। ये प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा क्रिएट की गई चीज है। तो वो कोई भी चीज जो आप इमेजिन करते हैं और जो बेसिक सत्य, मूल सत्य, मतलब मैं खड़ा हूं, कौन खड़ा है? एक जानवर खड़ा है, इसके ऊपर जब आप व्याख्या करनी शुरू करते हैं, मैं कौन हूं? मैं एक सृष्टि का एक क्रिएशन ही हूं ना। आई एम जस्ट एन एनिमल विद द सेम इंस्टिंक्ट्स। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं
एक आदमी खड़ा है, अच्छा आदमी खड़ा है या बुरा आदमी खड़ा है, अच्छा वक्ता है या बुरा वक्ता है, वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपने बोला अच्छा वक्ता खड़ा है, सुनने वाले के दिमाग में एक धारणा बन गई मुझे लेकर। मैंने कल में था, एक बड़ी खूबसूरत लड़की दिखी मुझे, अब आपके दिमाग में धारणा बन गई है, वो खूबसूरती आपके दिमाग में जो है उसके हिसाब से आप उस लड़की या लड़के की कल्पना करेंगे। अब हर व्यक्ति अलग अलग कल्पना ना करने लगे। किसी के लिए भाई चूहे के लिए बिल्ली बहुत बड़ी होती है, बिल्ली के लिए कुत्ता बहुत बड़ा होता है, कुत्ते के लिए भेड़ बहुत बड़ी होती है, भेड़ के लिए शेर बहुत बड़ा होता है, शेर के लिए हाथी बहुत बड़ा होता है। अब बड़े की कल्पना हर व्यक्ति की अलग है। लेकिन जब इतने सारे इमेजिनेशन वाले लोग पूरी अलग अलग फैले हुए दुनिया में, उनको एक तार में, एक सूत्र में जब बांधना होता है, तब आता है स्टोरी टेलिंग का स्किल। वहां पर वो स्किल बन जाता है। इसीलिए आप देखिए कई लोग कहानियां, किस्से बड़े अच्छी बताते हैं। कई लोग आपके परिवार में भी ऐसे होंगे, जब वो किस्से सुनाते हैं आपको बड़ा मजा आता है। और कई लोग जब किस्सा मुंह खोलते हैं सुनाना, हमारे जमाने में आपको लगता है यहां से भाग। इसलिए कि एक आदमी को वो कहानी कहने का कला पता है और दूसरा जो है उसे कहानी कहने की कला नहीं पता है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, या लगभग हर व्यक्ति ने हाथ उठाया था, लगभग 50-60% लोगों ने, कि वो फिल्म में जाना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। कहानी का अर्थ फिल्म नहीं है। ये बहुत बड़ी एक अजीब धारणा फैला दी गई है कि कहानी है तो वो किताब या मैगजीन में छपी हो। हर चीज स्टोरी टेलिंग है। हर चीज, आप कैसे कपड़े पहनते हैं वो भी स्टोरी टेलिंग है। आप एक गाना गाते हैं वो भी स्टोरी टेलिंग है। आप अगर मुझे दिवाली के दिन अपने घर पे बुलाएं, आपने वहां कैसे अपने घर को सजाया, वो स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि मुझे घुसने के पहले पूरी कहानी तय हो चुकी है। आप एक घर में जाइए और अगर वहां पे सिर्फ बच्चों के खिलौने फैले हो तो आपके दिमाग में एक कहानी बनती है उस परिवार को लेके। वहां टूटे खिलौने फैले हो तो अलग बनती है, व्यवस्थित हो अलग बनती है। खिलौने भी वही है, जगह भी वही है, आप भी वही है, सब कुछ वही है। तो कहानी का उदय जो है वो शुरू होता है अतिशयोक्ति से, व्याख्या। जब आप किसी चीज को डिफाइन करने लगते हैं, उसको बांधने लगते हैं एक जगह, तो इसको एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, उसके लिए लगता है आपको एक स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। और वही स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग जब सिनेमा के रास्ते से उतरता है तो वो कहानी बन जाती है स्क्रीन प्ले। क्योंकि अब वो कहानी एक व्यक्ति नहीं सुना रहा है, वो कहानी कई सारे चरित्रों के माध्यम से, कई सारी घटनाओं के माध्यम से, कई सारी पृष्ठभूमियों के माध्यम से उनको एक तार में, सूत्र में बांध के ये कोशिश की जा रही है कि जितने लोग वहां पे देखने वाले हैं पूरे विश्व में, उनके अंदर वही तार बजे, वही सुर बजे, उनके अंदर वही भाव जगे जो कि कहानीकार बताना चाहता है, जिसकी संभावना दूर बैठे लोगों, जिनको मैं जानता नहीं, अब मेरे भाषण को फ्रांस में लोग कैसे समझेंगे, आप कैसे समझ रहे हैं, या एक इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैसे समझेंगे, हो सकता है इसके अलग अलग इसमें मतभेद हो। लेकिन यही चीज जब मैं फिल्म में दिखाना चाहूंगा तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको मैं एक सूत्र में बांधूं। और इसीलिए फिल्म मेकर्स पे हमेशा एक इल्जाम भी लगता है, जो कि बड़ी फिल्में बनाते हैं, कि दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब है कि यू आर टेलिंग योर स्टोरी टू द कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन मतलब जो एक आम आदमी भी जिसको समझ सके, जिसमें कोई बहुत ज्यादा वैचारिक बातें ना हो, जिसमें मतभेद हो सके। एक सीधी सी बात कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ और इसलिए इसका नतीजा ये निकला, जो हर आदमी समझ सकता है। और आप मूलतः देखिए, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की जितनी फिल्में हैं, जितनी भी फिल्में हैं वर्ल्ड की, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे जापान की हो, किसी भी कंट्री की हो, जो ज्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, वो सब एक लेवल पे बेसिक ह्यूमन इमोशंस को ही टटोलती हैं। या तो डर होगा, या प्रेम होगा, या रिवेंज होगा, बदले की भावना होगी। ये 4-5 जो हैं उन थीम्स के अराउंड वो घूमती हैं। अब अगर
आप अपने आप को ये समझने लगे कि मैं एक फिल्म मेकर नहीं हूं, आई एम अ स्टोरी टेलर, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी 99% दुविधाएं और प्रॉब्लम्स लाइफ के ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे एज फार एज करियर इज कंसर्न। क्योंकि मैं बहुत सारे यंग बच्चियों से मिलता हूं जो आते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते हैं क्या है आप? सर आई एम अ डायरेक्टर, आई एम अ राइटर, आई एम एन एक्टर। एक्टर कभी ये नहीं सोचता कि वो स्टोरी टेलर है, वो भूल जाता है। जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो नहीं जानता कि वो एक स्टोरी टेलर है। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये समझिए कि हम सब स्टोरी टेलर हैं। कुछ स्टोरी टेलर जो है वो फिल्म मेकिंग में स्टोरी बता रहे हैं। द मिनट यू अंडरस्टैंड दिस, आपका एक तो कम्युनिकेशन सुधर जाएगा। अब आप जो बात गॉसिप की तरह करते हैं उसी को एक कहानी की तरह बताने की कोशिश करें। इसके पहले आप ये कहें कि मैं तो सर बंबई आ गया हूं, अब तो मैं बस एक आइडिया मेरे दिमाग में है और इसमें मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, उसके पहले आप ये सब भूल जाइए। आपका पहला जो धर्म होना चाहिए वो होना चाहिए यू ट्रीट योरसेल्फ एज अ स्टोरी टेलर। अब आपको यह ध्यान करना है कि वो कौन सी ऐसी कहानी है जो सिर्फ आप ही सुना सकते हैं, विश्व में और कोई बता ही नहीं सकता। जिस तरह से हमको, और ये मैं आपको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, जिस तरह से आपकी आवाज आपकी ही आवाज है, जिस तरह से आपका हस्ताक्षर सिर्फ आप ही का है, वो किसी और का नहीं है, जिस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपकी है, यूनिक। आपको जितनी यहां पे, अगर मैं आपको 1000 लोगों की फोटो दिखाऊं, आप अपने सगे संबंधी, अपनी माँ या अपने जिगरी दोस्त या भाई बहन भीड़ में दूर भी कहीं खड़े होंगे तो वीडियो में उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाएंगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी माँ है। आपकी आवाज, आपका रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स, व्हाई गॉड हैज गिवन यू दिस यूनिकनेस? बिकॉज आप डिस्टिंक्ट हैं, आप सबसे अलग हैं। आप जैसा कोई और दुनिया में भगवान ने बनाया ही नहीं है। ये तो एक इंसानी कहानी है जो आपको बताता रहता है वो अच्छा है, ये बुरा है, ये बेटर है, ये उन्हीं, हर चीज को हमने क्रमशः कर दिया, टॉप 10, टॉप 3, टॉप 5, नंबर 1, नंबर 2। और उस चक्कर में हो क्या गया है कि हम अपने मूल स्वभाव को भूल गए हैं और हम सब एक रेस में भागे जा रहे हैं। बस हमें जीतना, क्या जीतना है? कहानी सुनाने में क्या जीतना है? तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। पहले हम ये मानते हैं कि हम सब स्टोरी टेलर्स हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है वो स्टोरी टेलिंग का माध्यम आप क्या चुनना चाहते हैं। क्या उस माध्यम को आप शादी ब्याह और पार्टियों में गॉसिप के माध्यम से रखना चाहते हैं? क्या आप उसमें स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं? क्या आप उसमें म्यूजिक बनाना चाहते हैं? क्या आप कविता लिखना चाहते हैं? या आप एक राजनेता बन के अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं? या आप एक धार्मिक गुरु बन के अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं? यह आपको तय करना है। और मैंने तय किया बहुत सालों के बाद कि मैं फिल्मों के माध्यम से, हालांकि मैं अपने को स्टोरी टेलर मानता हूँ, मैं 50 माध्यमों से अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा लेकिन जो मेरी रोजी रोटी है, जो कमाई है, वो मैं जो स्किल है एक स्पेशलाइज, मैं फिल्मों को यूज करता हूँ। फिल्म मेकर बनने के लिए आपको कला तो आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो जिस ऑडियंस के लिए आप कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कौन है, वो क्या है। मेरा बेटा अभी 20-21 साल का हो गया और काफ़ी फिल्में में भी करता रहता है एज एन असिस्टेंट, और जिम्मेदारी भी उस पर बहुत है भी होनहार लड़का, अच्छा काम करता है, सब लोग कहते हैं। मैं भी उससे कुछ दिन पहले मैंने बोला, कुछ महीनों पहले मैंने कहा अच्छा, तो कहता, मैंने कहा कब तुम डायरेक्ट करोगे फिल्म? कहता है 1-2 साल के अंदर। तो मैंने कहा किसके लिए बनाओगे ये फिल्म? कहता है ऑब्वियसली इंडियन मार्केट के लिए। तो मैंने, तुम कितने इंडियंस को जानते हो? कहता है मैं तो दिन भर घूमते ही रहता हूँ, बम्बई का लड़का है, बोला सबको जानते ही हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या तुम भुसावल के इंडियन को जानते हो? क्या तुम कलकत्ता के बंदे को जानते हो? क्या तुम कानपुर वाले को जानते हो? ये लोग कभी गए नहीं है। तो मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम 1-1.5-2 महीना जब तक मैंने अपनी जो कमाई है उससे एकदम गरीबों की तरह घूमो। और उसने बसों में, रोडवेज की बसों में, इस तरह से पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल किया, ऐसी ऐसी जगह गया जिनके नाम मैंने भी नहीं सुने। इटावा की गलियों में घूमा, कानपुर में घूमा, सब जगह घूमा। और जब लौट के आया, इसके पहले उसी लड़के को ये लगता था
कि भारत एक बहुत ही क्योटिक कंट्री है, क्योंकि उसने वही कहानी सुनी थी। वो बम्बई का लड़का है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, कॉन्वेंट नहीं है तो कहने को गुजराती ट्रस्ट, पर आजकल सब स्कूल्स कॉन्वेंट जैसे ही हो गए हैं। उन्हीं लोगों के साथ, उनकी मजबूरी है उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना। और एक जो अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, कल्चरल मार्क्सिज्म जो है, एक उसका प्रभाव, लेफ्ट का प्रभाव, और बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं अक्सर, वो बेसिकली देखा जाए तो एक पूरी तरह से उनकी मजबूरी है कि वो गलती से फंस गए, इंडिया में फिल्म बनानी पड़ती है। उनका बस चले तो वो इंडिया से किसी तरह से निकल जाए, क्योंकि उनको चाहिए टीनेजर्स की तरह फ्रीडम। और जो उनको लगता है कि ये सरकार और इन सब चीज़ों में हम फंस गए। इसीलिए आप देखिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर कोई बाहर जाना हो आपको भारत के, तो आप उनकी कंट्री के 4-5 जो मेन स्ट्रीम फिल्म से उठा लीजिए, तो उनका खान पान, रहन सहन, कल्चर, आर्किटेक्चर, कुछ चीज़ें, राजनीति, कुछ आपको उनके देश के बारे में समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी को भारत आना हो, समझिए पोलैंड से या इटली से, और भारत की अगर वो 5-6 मेन स्ट्रीम फिल्म उठा ले, तो उसको न्यूयॉर्क, लंदन के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा, इंडिया के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। अगर उसने गलती से स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म उठा ली, तो आपसे जब मिलेगा तो वो कहेगा आप तो स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो फिल्म में देखा वो तो आप कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप तो कहीं उससे मिलते ही नहीं। अगर वो फिल्मी माओं से और फिल्मी पिताओं से मिल ले, तो असली माँ बाप जो भारत के उनको पहचानेगा। अगर वो घर देख ले हमारी फिल्मों के, तो आम हमारे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस या चंडीगढ़ के तो बड़े अच्छे होते हैं, खैर मेरठ के घर देख लो तो कहेगा ये घर हिंदुस्तानी है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं हिंदुस्तान। तो एक समस्या तो उसी में, बेटा भी बड़ा हुआ, उसने भी वही वातावरण देखा। लेकिन जब वो 1.5 महीने बाद घूम के आया, तो मैंने कहा देखो तुमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या खाया, क्या पिया, वो सब मुझे इंटरेस्ट। मुझे ये बताओ कि अगर इस पूरे को एक लाइन में अगर तुम्हें डिफाइन करना हो भारत की जो तुमने भ्रमण किया, वो क्या होगा? अब मैं आपको एक 19-20 साल लड़के की बात बता रहा हूँ ये, तो उसने बोला कि इंडिया जहाँ जाओ इतनी लाइफ है, और उसने पूरी दुनिया घूमी कि विश्व में कहीं इतनी जिंदगी नहीं है। He said, इंडिया में जितनी लाइफ है इतनी विश्व में कहीं नहीं है। उसने भी 30-40 कंट्रीज घूमी है काम के सिलसिले में, जैसे भी वर्ल्ड की, तो he knows a lot। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब आप जिसको कहानी सुनाना चाहते हैं, जब आप उसको जानते हैं, तो आपकी कहानी सटीक हो जाती है। वरना उसके बिना, वो बिना पंख वाली चिड़िया बन जाती है। चिड़िया तो है पर उड़ नहीं सकती, मतलब इमेजिनेशन। यही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मूलतः भारत में बनने वाली अधिकतर फिल्मों के साथ यही है आज की तारीख में, जो पहले नहीं था। तो वो इसलिए है कि जो लोग बना रहे हैं वो जानते ही नहीं किस व्यक्ति के लिए बना रहे हैं। और आजकल ऐसा विश्वास भी हो गया कि खूब पैसा मार्केटिंग में खर्च करो, एयरपोर्ट आते जाते खूब फोटोज डालो और खूब हाइप क्रिएट करो, लिखो कि अरे इतने वो हो गए, जैसे यहाँ जितने 400-500-600 लोग आए और आप बढ़ा चढ़ा के बोलो 10,000 लोग आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं। फिल्म का बिजनेस भले ही कम हो, बता दो 500,000 करोड़ रुपए। एक हवा ऐसी बनाओ कि हर आदमी को लगे कि यार कुछ तो हो रहा है अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फिल्में आम आदमी से बहुत दूर चली गई हैं और आम आदमी हमारी फिल्मों से बहुत दूर चला गया। हमारी फिल्मों का इम्पैक्ट, देखिए कला का क्षेत्र जो है, दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं उनमें से एक ही कला ऐसी है जिसको संपूर्ण कला बोलते हैं, कंप्लीट आर्ट माना जाता है, वो है सिनेमा। और यूरोप आज तक उसको आर्ट मान के गवर्नमेंट फंड करती है, सब्सिडाइज करती है। उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग की स्टाइल नहीं चेंज की आज तक, डिस्पाइट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मार्केट। वो अभी भी उसको कला ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कला है जिसमें कि तीनों डायमेंशंस हैं, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और एक थर्ड जो रियल नहीं है
लेकिन आपको ऐसा लगता है कि डेप्थ है बहुत ज्यादा जो आपको थिएटर में भी नहीं मिलती, हालांकि थिएटर भी देखा जाए तो ऑडियो वीडियो मीडियम। सो इसलिए इसको सारे लोग मानते हैं कि इट्स अ कंप्लीट आर्ट, और ये कंप्लीट आर्ट तभी बनता है जब इसकी बुनियाद पे जो कहानी है वो कहानी उन लोगों से जुड़ी हो जिसको आप सुनाने जा रहे हैं। और इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप सब पॉलिटिक्स जानते हैं, आप राइट लेफ्ट की चलिए, मैं आपको पॉलिटिक्स के साथ फिल्मों के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। भारत में जो उदय हुआ फिल्मों का, पहले पारसी थिएटर, गुजराती थिएटर, नौटंकी, लाउडनेस, ये सब था, लेकिन फिर जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चालू हुआ इंडिया में, बंगाल में, तो बंगाली जो लोग थे, बहुत सारे फिल्म मेकर्स, उन्होंने फिर वो बॉम्बे आए, जो कि बेसिकली कम्युनिस्ट थे। लगभग उनमें से हर व्यक्ति, चाहे वो सलील चौधरी हो, चाहे बिमल दा हो, चाहे सचिन दा हो, जो भी आया बंगाल से, वो व्यक्ति लेफ्टिस्ट था। दूसरे आए लाहौर और कराची से, और वो भी सब लेफ्टिस्ट थे। चाहे महबूब साहब रहे हों, चाहे गुरुदत्त साहब रहे हों, जो भी आए ये सब लेफ्टिस्ट थे। राज कपूर भी लेफ्टिस्ट थे, चाहे आप लोग ना जानते हो इस बात को। और आप देखिए इन सबकी जितनी फिल्में हैं वो शोषण, ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड के ही ऊपर है। एक जमींदार होगा जो किसी का शोषण कर रहा है, एक मिल का मालिक होगा जो शोषण कर रहा है, लेकिन इन सबके जो विलेन थे वो भारत की रूह, भारत की जमीन से निकले हुए थे, वो असली थे। और जो हीरो भी होगा जो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, वो किसी किसान का बेटा होगा, एक मजदूर का बेटा होगा, एक दुखियारी मां का बेटा होगा, एक शिक्षक का बेटा होगा। हिंदुस्तान की फिल्में हमेशा एक कॉमन आदमी के साथ जुड़ी रही, जो अंत में जाके विजय होगी उसकी अन्याय के ऊपर। वो जमींदार को मारेगा या इंस्पेक्टर को मारेगा, भ्रष्ट होगा। आप भारत के, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं और मैं बोलता भी रहूंगा, अगर आप भारत का इतिहास समझना चाहते हैं तो आप भारतीय फिल्मों के विलन को स्टडी करिए। जैसे ही आप भारतीय फिल्म के विलेन को स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा भारत का कहां उत्थान हुआ, कहां पे कल्चरल पतन हुआ, कहां पे आके हम लोग रुक गए, कहां एक सामाजिक व्यवस्था भी हुई। वो जो आजादी के वक्त का विलेन जो एक जमींदार हुआ करता था, वही विलेन जो था 1950 और 60 में जब नेहरू जी ने बड़े बड़े डैम्स और फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बात चालू कर दी तो मिल का ओनर हो गया। आप देखिए 60 के दशक की फिल्म, और वही एक शिक्षक या गरीब किसान मजदूर का बेटा खड़ा होगा और वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और अल्टीमेटली उसको हरा देगा, और लोगों का फिर से सिस्टम के ऊपर भरोसा खड़ा हो जाएगा। उसके बाद की आप देखिए 70 की फिल्में देखिए, जो अमिताभ बच्चन का दशक, सलीम जावेद का जहां से शुरू होता है। सलीम जावेद भी देखिए लेफ्टिस्ट माइंडसेट के साथ लिखते रहे, लेकिन कॉमन आदमी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, कॉमन प्रॉब्लम्स को नहीं छोड़ा। उनका विलेन आप देखिए हमेशा। फिर ये 70-80 के दशक में इंडिया में जो विलेन मिलेंगे आपको फिल्मों में, वो मिलेंगे डाकू और स्मगलर्स, क्योंकि उस वक्त बड़े डाकू और स्मगलर्स थे। उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है 80 के बाद। या 80 में जो विलेन थे, अब ये जमींदार और मिल ओनर और डाकू और ये सब नहीं रहे। 80 के दशक के जो विलेन थे वो कौन हो गए? माफिया, पुलिस और पॉलिटिशियंस। और अगर आप उस वक्त की पूरी भारत की पॉलिटिक्स को समझना चाहें तो एक बहुत बड़ा नेक्सस भारत की पॉलिटिक्स में इमर्ज हो रहा था, जो कि माफिया, बेसिकली महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन माफिया, पुलिस और पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व थे उसमें। फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ और उसके बाद डायरेक्ट एमएलएज और एमपीज और सरकार और बाहुबली ये विलेन होने लगे। आप देखिए अमिताभ बच्चन की फिल्में 90 के दशक की जाते हैं और पूरा वो जितने एमएलए हैं विधानसभा में उन्हें गोली मार देते हैं। बात बात पे तब तक ये नए एक्टर भी चालू हो गए थे। सन 2000 तक फिर लिबरलाइजेशन का मौसम चालू हुआ। लिबरलाइजेशन में मिडिल क्लास के एस्पिरेशन चेंज हुए। मिडिल क्लास के पास सडनली एक बाटा और कोरोना के अलावा नाइकी, रिबॉक और कई और ब्रांड आ गए। सडनली भारत में एक बंजर जमीन में आपने फव्वारे लगा दिए बड़े बड़े, और मिडिल क्लास का जो एस्पिरेशन था वो इतना चेंज हुआ कि एक सोशल लेवल पे कहीं पे
एक डिस्कम्फर्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। इसलिए आप देखिए 90 ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2000 जो लिबरलाइजेशन से लेकर 2000 तक का पीरियड है, वहाँ की फिल्मों में लास्ट के 8-10 साल में आपको जनरली जो विलेंस हैं वो मामा, चाचा, परिवार का कोई मुनीम, ये लोग जो आपकी जायदाद हड़पना चाहते हैं, बेटी फॉरेन से आ रही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गोविंदा वगैरह के वक्त की जो फिल्में हैं अगर आप देखिए, सलमान खान, गोविंदा की जो फिल्में थी सारी, जो रूमी जाफरी, डेविड धवन, इन लोगों ने बनाई, क्योंकि उस वक्त यही सब बातें समाज के अंदर चल रही। लेकिन उसमें भी लड़ने वाला जो गोविंदा था, लड़ने वाला जो सलमान खान था, वो आम इंसान का बेटा था, कुली का बेटा या इसका बेटा, गांव से आया हुआ था, वो हिंदुस्तानी। यहां तक हिंदुस्तान हमारी फिल्मों में जिंदा है। अब क्या हुआ, ये जो लोग, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड हाँ कहीं ठीक है, धर्म अर्म का जो, लेकिन जब भी बड़ा संकट आया है 2000 तक की फिल्मों में, अंत में क्लाइमेक्स से पहले आप देखिए वो दुखियारी माँ या हीरो या हीरोइन या कोई ना कोई किसी ना किसी आध्यात्मिक या धार्मिक जगह पे जाके वो कहता है कि भाई इस समस्या का निदान करो, और फिर उसका निदान होता है। मतलब हमारी फिल्मों में ईश्वर का भजन, भक्ति, इन चीजों का सहारा हमेशा से हम लेते आए हैं। और तीसरी बात, ये जो फिल्म मेकर्स थे सारे, चाहे गुरुदत्त साहब हो, चाहे देवानंद हो, राज कपूर हो, जितने ये थे इप्टा से जुड़े लेफ्टिस्ट लोग थे, चाहे सलीम जावेद क्यों ना हो, इन लोगों ने समाज की डट के बुराई की, आइडियोलॉजीज की डट के अपनी फिल्मों में, मतलब उस वक्त जो माहौल था, बुराई की, पर कभी इन लोगों ने भारतवर्ष के ऊपर उंगली नहीं उठाई, कभी देश, धर्म, इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। दीवार जैसी जो कि फिल्मी एथिज्म के ऊपर बेस्ड है, उसका हीरो ही एथीस्ट है, और लिखने वाले सलीम जावेद वो भी एथीस्ट है, लेकिन अंत में फिल्म में वो बेटा वहीं भगवान क्या जाके भीख मांगता है, भले ही एरोगेंस से मांगता है कि एथीस्ट की तरह हमसे मांगता है, लेकिन वो भीख मांगता है, तब जाके उसका निदान होता है। वो कहता है मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हाथ फैला के तुमसे मांग रहा हूं, मेरी मां मुझे वापस दे दो, अगर मेरी मां मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी नहीं तुम्हारी हार होगी। ये देखिए, कोई सोच सकता है आज की तारीख में ऐसा लिखना? आप देखिए तो मतलब इतने मामूली लगते हैं जो डायलॉग, इनके अंदर उस वक्त की विचारधारा घुसी हुई है कि बेटे से मां का जो प्यार है, बेटे का जो मां के साथ जो रिश्ता है, वो अलौकिक है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अगर वो पूरा नहीं होगा तो ये किसी और की नहीं, भगवान की हार है। चाहे मैं तुम्हें मानूं चाहे ना मानूं, चाहे मैं तुम्हें गाली दूं, लेकिन मेरी रक्षा करना, मेरे को ममता देना जीवन में तुम्हारा काम है। फिर 2000 का दशक चालू होता है। तब तक ये जितने फिल्म मेकर्स थे ये रिटायर हो रहे थे, यश जी भी रिटायर हो रहे थे, उनके बेटे आए, राज कपूर के घर में भी बेटे वो लोग आ गए, देवानंद भी धीरे धीरे बुढ़े हो गए थे। अब ये सेकंड जनरेशन आई। ये सेकंड जनरेशन कौन थी? ये बंगाल से नेशनलिस्ट मूवमेंट से नहीं आई थी, ये लाहौर कराची से भाग के घर छोड़ के बिना चप्पलों के नहीं आई थी। ये उन लोगों, ये वो फिल्म मेकर्स नहीं थे जो भारत के लिए जान देते थे, भले उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, भले वो आपको क्रिटिसाइज करते थे। अब जो ये जनरेशन थी, कोई स्विट्जरलैंड में पढ़ा था, कोई लंदन में पढ़ा था, कोई कहीं पढ़ा हुआ था, इनकी मजबूरी थी, इनके माँ बाप भारत के थे, इनको फिल्में से भारत में बना सकते थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा एक काम करो, भारतीय फिल्मों को अपन यहां से बाहर ले जाते हैं। और आप देखिए उस फेज 2000 के बाद, ध्यान से अध्ययन करिए उन फिल्मों का, और आप देखिए कि उन फिल्मों में विलन कौन है और हीरो कौन है, और आपको समझ में आएगा भारत में कहां मूल सोच बदली है। इन फिल्मों में हीरो होगा एनआरआई मूलतः, और विलन होगा लड़की का बाप। हमने समाज फिल्मों में से आम आदमी को, आम समस्या को और एक आम सोशल इविल को उठा के यूं फेंक दिया, इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो इविल है, मुझे पता ही नहीं है आम आदमी कौन है, मैं आम आदमी को जानता ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा?
और ये काम सिर्फ फिल्मों ने नहीं किया, सिर्फ फिल्मों पे उंगली उठाना भी अच्छी बात नहीं है। आज मुझे ये बताइए, भारत के मीडिया में कहाँ है आम आदमी? आम आदमी की कभी बात है? किसी शहर की चर्चा, किसी सामाजिक समस्या की चर्चा? आप न्यूज़पेपर्स उठाइए। मैं बंबई में रहता हूं और बंबई में मैं सन 1990 के एंड शुरू में 91-92 से आना जाना करते करते धीरे वहीं बस गया। और मुझे याद है कि उस वक्त में जो पेपर था 16-18 जितने भी पन्ने आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उनमें से कम 13-14 पन्नों में सिर्फ वहीं की खबरें होती थी। बंबई की ये नहीं हो रहा, वो सड़क नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, पला। और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं दिल्ली आया था, मुझे समझ में भी नहीं आता था कहाँ भयंडर है, कहाँ भांडुप है, मुझे कुछ पता भी नहीं था। और मैं कहता था कैसा पेपर है, इसमें हर समय यही छापते रहते हैं। आज मेरी समस्या दूसरी है कि उस पेपर में बंबई की खबर ही नहीं आती है। अभी एक आई कि इतनी स्कीम चालू हुई थी, उनमें से 90% बंद हो गई, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। समस्या यही है, कहानीकार के लिए सबसे आवश्यक है अपनी जमीन पे खड़े रहना, अपनी जमीन से जुड़े रहना, अपने लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना और उसको किस तरह से उतारा जाए, वो जो है ये एक कर्तव्य है, सबसे पहली ड्यूटी है। तो कहानी की शुरुआत मैं आपसे इसलिए इस बात को बार बार कर रहा हूं क्योंकि बाकी बातें आप भी जानते हैं, स्क्रीन प्ले ऐसे लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है, उसकी भी बात कर लूंगा। लेकिन आज के दौर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहली चीज आपको एक कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन विलन और एक कॉमन हीरो ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, मैंने भी वैसी फिल्में बनाई हैं, उनके हीरो चॉकलेट पूरी लंदन में शूट हुई थी, गोल भी वहीं शूट हुई थी। अब गोल में प्रॉब्लम था कि साउथ हॉल के कुछ प्लेयर्स हैं, अपना क्लब, इंडियन प्लेयर्स हैं, क्लब फ्री कराना चाहते हैं, लेकिन वो भारत की समस्या नहीं। और जब मुझे समझ में आई ये बात, तब मैंने कोर्स बदला एंड आई सेड नाउ। और ये 2008 या 9 की बात है, 2010 में तो मैंने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम बनाई। और इसीलिए मैंने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम एक स्कूल कॉलेज में ले जाकर खड़ी कर दी, क्योंकि वो भारत का स्टूडेंट था और वो कहता रहा नए भारत की कल्पना करनी है तो सबसे पहले बीच में से मिडिल मैन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट की आवाज है। और उसका विलेन कौन है फिल्म का? विलेन है उसका प्रोफेसर। और जब 2010 में बुद्धाइना ट्रैफिक जैम बनाई और हमने कहा कि एक प्रोफेसर विलेन है इतना बड़ा, क्योंकि ये ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों को देश के अगेंस्ट काम करने के लिए, सबने मेरा बहुत विरोध किया कि ये संभव ही नहीं है। भारत में तो गुरु, ईश्वर और माता पिता खड़े हो तो सबसे पहले तो गुरु के पहुंच हो जाते हैं। और भारत में आज तक ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं है जिसके अंदर, हाँ, टीचरों पर ये लांछन लग जाते हैं कि इनने भाई पेपर लीक कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप तो कह रहे हैं तो देश का दुश्मन है। कुछ विधि का ऐसा विधान था वो फिल्म बनाने के 1-2 साल बाद, आई थिंक 2011-12 में, कुछ साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसके 1-2 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका सब मिला। आप नाम भी जानते होंगे उनका, प्रोफेसर साई बाबा। उसके बाद और प्रोफेसर्स मिलने लगे। फिर पता चला धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। और आपने करते करते, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, करते करते आपने देखा होगा 2014, 15, 16 के बाद आपके सामने सब निकल के आया, देश के, भारत के टुकड़े होंगे, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये आपको क्या लगता है कि एकदम एक साल में सरकार आई 2014 में और 2016 में लोगों ने बोलना चालू कर दिया? ये चीजें छुपी हुई थी अंदर, ये प्रॉब्लम्स थे, लेकिन लोगों ने इसके बारे में बोलना बंद कर दिया। और इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनको डराया जाता था, तुम ये बोलोगे तुम्हारी फिल्म ही नहीं रिलीज होगी, और ये बात सत्य भी है। तो लोगों ने उस तरफ से ध्यान हटा दिया और करते करते जो चीज मर गई वो है कहानी और सिनेमा। आज सिनेमा को लिटरली, मेरी बात का अगर कोई यहाँ फिल्म लाइन से है बुरा ना माने, लेकिन आज सिनेमा की सोसाइटी में यूटिलिटी क्या है आप बताइए? अगर सिनेमा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं दिल पे हाथ रख के आपसे बहुत बड़ा सत्य चाहता हूं कि आप बताएं
क्योंकि सिनेमा की यूटिलिटी ये है कि साल में 1-2 बार कभी कुछ फिल्म फेस्टिवल्स हो तो बड़े बड़े स्टार्स को वहां खड़ा कर दिया जाए, कुछ सामाजिक राजनीतिक कल्चरल फंक्शंस हो तो स्टार्स वहां चले जाएं, गाना गा लें, शादियों में ये कर लें। क्या कंट्रीब्यूशन है फिल्म मेकर्स का और फिल्म्स का। कितनी फिल्में ऐसी बनती हैं, साल में 1000 फिल्में भारत में बनती हैं, जिसके बाद आप घर जाते हैं आपको सोचने पे मजबूर करती है। मैंने तमाम वो इतनी फिल्में देखी हैं जिनको देखने के बाद घर जाके हम लड़के बैठ जाते थे दोस्त और कहते हैं चलो ये योजना बनाते हैं, चलो ये करते हैं, अरे जाओ उस इंडस्ट्रियलिस्ट क्या स्पाइंग करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। इतनी बातें होती थी। और मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई भी आदमी जिसने अपना एजुकेशन यहाँ पे 80s के पहले या 90s के लिबरलाइजेशन के पहले पूरा किया है वो भी जानता होगा, बच्चे लाइब्रेरियां खोला करते थे गर्मी की छुट्टियों में। भारत में बच्चों को समाज के साथ जोड़ने का बहुत काम किया गया है और उसमें बहुत लोगों ने, यानी या तो संघ के इतने लोग बैठे हैं, आप सबने तो किया ही है। फिल्मों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को जोड़ने का, देशभक्ति का काम, रिश्तों को जोड़ने का, परिवारों को जोड़ने का, परिवारों के किसी ना किसी तरह से परिवार बीच में लाके, माँ पिता, ये हमारी धरोहर है। और धरोहर कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये प्रॉपर्टी। मैं आपसे बोलूं ये आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है करोड़ों रुपए की, आप क्या कहेंगे? अपना अधिकार जताएंगे ना उसके ऊपर? कोई और लूटने आए उसको खत्म करे या वो जर्जर हो रही आप होने देंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। आपको पता है ये 10 करोड़ की कल को 100 करोड़ की हो सकती है। लेकिन जब मैं कहता हूं ये आपकी कल्चरल धरोहर है तो आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है। और यही कारण है कि जब हमारे कल्चर पर अटैक होता है किसी आदमी का खून नहीं खोलता। कहां है वो आज का युवा? उसका कारण यह है क्योंकि हमारे यहां कहानी की मौत होती जा रही है और सोशल मीडिया के बहाने हमने सोच लिया कि हम किसी भी झूठ को कहानी बना सकते हैं जो सत्य नहीं है। जो चीज सनातन सत्य नहीं है उसका विनाश निश्चित है। ये आप लिख के ले लीजिए। हमने अपनी आंखों के सामने देखा 800 साल के मुगल राज यहीं पे खाक होकर चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल ताकत यहीं खाक होकर चली गई। 70 साल से साम्राज्य फैलाने लोग खाक हो गए, बड़े बड़े डाकू माफिया के लोग स्मगलर्स खाक हो गए। और आज ये हो गई है स्थिति कि कोई समाज से जुड़ना ही नहीं चाहता है। आप सामाजिक व्यवस्था पर फिल्म बनाने की कोशिश करिए, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको चवन्नी नहीं मिलेगी। कई लोग मुझे मिलते हैं तो उनको सरकार ने कुछ ये दे दिए हैं लोग सीआरपीएफ की, तो उनको लगता है जैसे कि कोई मैं बड़े उसमें हो गया हूं। ऐसा नहीं है। मेरी हालत कश्मीर फाइल्स बनाने से भी ज्यादा बदतर आज है क्योंकि मैंने कश्मीर फाइल्स बनाई है। अब मेरी अगली फिल्म को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, तो एक्टर काम नहीं करेंगे, आपको उसमें पैसा नहीं मिलेगा, तमाम समस्याएं होंगी। लेकिन अगर आप एक वाकई में कहानीकार हैं तो जिस तरह से जिस बीज में ताकत होती है वो किसी भी चट्टान को भी तोड़ के निकल आता। आपने देखा होगा हिमालय जाइए तो मनाली के बाद एक जगह आती है, स्पेसिफिक जगह है जो कि उसके बाद पेड़ दिखना बंद हो जाते हैं, पेड़ ही नहीं दिखते उसके बाद। लेकिन वहां पे भी आपको काली काली चट्टानों में छोटे छोटे ऐसे घास के अंकुर फूटते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस बीज मैंने ये मेरे को नहीं पता थी, बात मैंने वही पूछा, लोग कह रहे नहीं जो बीज होता है ना वो बीज तो गिरते ही रहते हैं प्रकृति में। जिस बीज में ताकत होती है ना वो पत्थर को भी तोड़ के बाहर निकलता है। जिस कहानी में ताकत होती है ना उसको किसी की जरूरत नहीं होती। और जिन कहानियों में ताकत नहीं है वो चेतना नहीं बदलती। तो कहानी को आज की तारीख में स्क्रीन तक ले जाने के लिए मुझे लगता है पहले पैसे की जरूरत होती थी, एक्टरों की जरूरत होती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत होती थी, पर मेरा ऐसा विश्वास है आज की तारीख में सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है दृढ़ कमिटमेंट। क्योंकि अगर आप में कमिटमेंट नहीं है, अगर आप में कन्विक्शन नहीं है, आपके अंदर समाज में लोगों को इंपैक्ट करने का, उनको इन्फ्लुएंस करने का जज्बा नहीं है, तो फिर आप कहानी नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कहानी लोगों के लिए दर्पण की तरह काम करनी चाहिए। कहानी जो है लोगों को सोचने पे मजबूर करनी चाहिए।
क्या है महाभारत की ताकत? महाभारत, अभी मैं गया था बेंगलोर, श्री एस.एल. भैरप्पा जी एक बड़े हमारे वरिष्ठ और बहुत ही बड़े राइटर हैं कर्नाटका के, उनने महाभारत के ऊपर एक लिखा है पर्व नाम से, और 17 साल रिसर्च करने के बाद, अब उनकी उम्र 93-94 साल की है, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, कहने लगे आप पर्व से जुड़ के महाभारत क्यों नहीं बनाते, मुझे लगता है आपको बनानी चाहिए। तो मैंने फिर तय किया बनाएंगे, और प्रकाश बेलावड़े जी ने एक नाटक, मैंने उनसे कहा, वो एक नाटक करते थे कन्नड़ में, मैंने कहा इसको इंग्लिश में आप पर्व को जो है पूरे नाटक में कन्वर्ट करिए। और मैं कहूँगा जो भी यहाँ व्यक्ति है, कभी जिंदगी में मौका मिले आप डिज्नी वर्ल्ड मत जाना, एक बार पर वो नाटक जरूर देखना। ये सुबह 9 बजे शुरू हुआ नाटक और शाम के 6-7 बजे तक 8 या 9 घंटे का नाटक है, उसमें 5 बार तो ब्रेक होता है। 1100 लोगों का हॉल था, करीब 1300-1400 लोग थे उसमें खड़े हुए इधर उधर, और शुरू होने के पहले तक सब डर रहे थे कि 100-200 लोग भी आ जाए, 9 घंटे का नाटक कौन देखता है, अंग्रेजी में वो भी। आप यकीन मानिए, मैं एक शब्द की अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, वो 9 घंटे जनरली थिएटर में लोग कुछ खांसते हैं, छींकते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, बाथरूम जाते हैं, फोन को देखते हैं, एक आदमी हिला डुला नहीं, कोई खांसी की आवाज नहीं, सांसों की आवाज नहीं, लोग कहीं बाहर नहीं गए, बाथरूम नहीं गए, सिर्फ एक आवाज ऑडियंस से आ रही थी, लगातार सिसकियों की आवाज। और जब वो शाम को खत्म हुआ 6-7 बजे प्ले, सबकी आंखें सूजी थी और रो रो के सूज गई थी, मेरी खुद की। क्यों? वो दर्द के आंसू तो थे नहीं। महाभारत जब आप उसको प्योर फॉर्म में देखते हैं, महाभारत आपके अंदर चलती हुई कहानी है, महाभारत आपके बाहर की कहानी नहीं है। वो सारे पांडव, कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन सब आप ही के अंदर है, वो कर्ण आपके अंदर, इसलिए वो आपको झंझोर के रख देती है अंदर। और मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे, क्यों किसी ने आज तक इस विषय को पर्दे पे नहीं उतारा। ये है कहानी की ताकत। मैं मरते दम तक मेरे दिमाग से वो प्ले कभी उतरेगा ही नहीं, लेकिन मैं इतने प्लेस, कहानियां, फिल्में देखता हूं आज निकल के, और लोगों को पता नहीं। आप फोन पकड़ के इतने ट्यूब में वीडियोस देखते हैं, आपसे 10 सेकंड बाद कोई पूछे कि इसके पहले क्या देखा था, आपको पता नहीं, क्योंकि हर आदमी जो है वो इसमें है कि आप इस तरह मुझे एक बार देख लें। किसी के दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आप और हम बैठ के एक बार साथ में सोच लें। और जिस वक्त हम ये तय कर लेंगे, आप देखिए, एक समाज का, एक राष्ट्र को बांधने का, एक राष्ट्र को सॉफ्ट पावर की तरह विश्व में प्रस्तुत करने की, आपकी बात दुनिया तक। अभी मैंने किताब ली जिसमें मनमोहन वैद्य जी ने लिखी है कि भारत को विश्व कैसे देखता है और विश्व को विश्व कैसे देखता है, इसके ऊपर ये कौन सोच सकता है। मैं पढ़ने वाला हूं आज रात को वो किताब। तो भारत क्या है, क्यों लोग हमें अभी तक स्नेक चार्मर समझते रहे? क्योंकि हमारी फिल्मों ने हमें कभी सोचा ही नहीं कि हम अपनी बात विश्व तक अपनी फिल्मों के जरिए ले जा सकते हैं। और पहली बार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक चेतना सी जगी है पिछले 2-3-4 साल में, क्योंकि पहले मुझे जितने लोग मिलने आते थे, यंग लड़के लड़कियां, सब इंग्लिश स्पीकिंग होते थे। अब धीरे धीरे हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु बोलने वाले लोग आने लगे। आते पहले भी थे, लेकिन कंधे झुके, आंखें झुकी, हर चेहरे पे भाव कि आप ही मालिक हैं, आप ही सेठ हैं, आप ही मेरे अन्नदाता है, मुझे कुछ कर दीजिए। लेकिन आज जो लड़का आता है, आज जो लड़कियां आती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अब ऐसी झुकी झुकी नहीं है। अब वो सीधे से बात करते हैं, उन्हें अपनी भाषा पे भी गर्व है। और जब तक ये लोग रीजनल लैंग्वेज में लिखने वाले लोग कहानियां लेके बंबई पहुंचेंगे नहीं, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का उद्धार होने वाला है। आप कॉमन मैन को वापस लाएंगे कैसे? सारी स्क्रिप्ट्स अगर आपको पता हो इंग्लिश में लिखी जाती है, मैं अपने डायलॉग्स हिंदी में लिखता हूं।
एक्शन लाइंस होती हैं, मतलब एक आदमी यहाँ से उठ के वहाँ गया, उसने फिर ये किया, फिर गाड़ी आई, वो मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो पढ़ने वाले उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन डायलॉग मैं कभी इंग्लिश में नहीं लिखता, क्योंकि फिल्म डायलॉग से ही व्यक्त होती है। और मेरी सोच, अगर प्राइमरी सोच, पहली बार जब मैं लिखता हूं, अगर वो अंग्रेजी में लिखूंगा तो उसके बाद में उसको सिर्फ ट्रांसलेट करता रहूंगा। और मैं ओरिजिनल फिल्म बनाना चाहता हूं, ट्रांसलेट नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो मेरे खुद के विचार क्यों ना हो। तो पहली चीज ये है, आपकी जमीन, आपके श्रोता, आपके दर्शक, इनके बीच का जो संबंध है वो बहुत गहरा होना चाहिए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप तो फिल्म मेकर हैं, आप क्यों ये महीने में 10-15 दिन घूमते हुए स्पीचेस देते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं। कई बार जाता हूँ 50 लोग होते हैं, कई बार 2000 होते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है। आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ, मुझे आंखें दिख रही हैं, मुझे बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है कौन सी बात आपके दिल के करीब है, कौन सी नहीं है, कौन सी बात जो आप कहना चाहते हैं और कोई कह नहीं रहा। और जब वो मेरे मुंह से गलती से निकल जाती है तो आपकी, मैं देख रहा हूँ बैठे हुए कौन कौन यहाँ पे उस बात पे मुस्कुराते हैं, कौन नहीं। ये मेरा कनेक्ट है, ये मेरा रिसर्च है। क्योंकि आज ऐसा वक्त है जहां पे सारी की सारी जो कायनात जिसको हम कहते हैं, वो इंसान से, सारी कायनात मतलब पूरा जो सिस्टम है वो इंसान से लड़ रहा है। आज इंसान के द्वारा क्रिएट करी हुई चीजें इंसान को हराने में लगी। एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। अगर आप इसको समझे सामाजिक परिवेश में पूरी बातों को, हर आदमी इस दुनिया में कॉमन मैन को डिफीट करने में लगा है। यही सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है आज की तारीख में। डिफीट मतलब कैसे होता है आदमी डिफीट? कोई आके आपको घर के अंदर से निकाल के मारता नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। डिफीट क्या है? सबसे बड़ी डिफीट क्या होती है इंसान की? उससे उसका ओरिजिनल थिंकिंग छीन लो। ओरिजिनल थिंकिंग मतलब उसका इमेजिनेशन छीन लो। जब वो आपके सहारे ही इमेजिन कर सके, खुद कर ही ना सके, ये सबसे बड़ी इंसान की डिफीट है। और इसीलिए स्टोरी टेलिंग का जो जिम्मा है, चाहे फिल्म बनाने का जो जिम्मा है, वो संकुचित है उन लोगों के हाथ में जिनके पास परंपरागत सिनेमा चला आ रहा है, या जिनके पास पैसा है, या किसी कारण से कहीं बैठ गए। और वो आपको क्या दिखा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? जिन फिल्मों को आप हजार करोड़ का बिजनेस देते हैं, तेरा अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ईमानदारी से खुद तो सोचिए, खुद सोचिए कि जो फिल्म आप देख के आए, अगर वो खाना होती, फूड होता वो, तो क्या आप अपने बच्चों को खिलाते वो खाना? आपके साथ समस्या ये हो गई है कि आपके शरीर के अंदर क्या जाना चाहिए इसको लेके तो आप बड़े चिंतित हैं, शरीर के बाहर क्या होना चाहिए इसको भी लेके बड़े चिंतित हैं, पर आपके दिमाग के अंदर क्या घुस रहा है, आपके बच्चे के दिमाग के क्या अंदर घुस रहा है, उसको लेके किसी को परवाह ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? 3 घंटे की तो फिल्म है, लेकिन वो 3 घंटे की फिल्म जो है उसकी ताकत आप जानना चाहते हैं? एक फिल्म, उसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट। ये होलोकॉस्ट, ज्यूज की समस्या बहुत दर्दनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक घटना पूरे विश्व के इतिहास में हुई है। इंसानियत के इतिहास में इससे भी बर्बरतापूर्ण कार्य हुए। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, ये पूरा सेकुलरिज्म की जो हम बात करते हैं, चूंकि आज चर्चा हुई इसलिए निकल आया, मेरे को ध्यान में आ गया। ये जब चर्च यूरोप की पेगन कम्युनिटीज में घुसने लगा, आतंक के जरिए उनको खत्म करने लगा, तब इन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने स्टेट से ये बोला कि इफ यू वांट, सम पीपल कैन प्रैक्टिस द रिलीजन विच इज अदर देन द स्टेट्स रिलीजन। मतलब अगर राजा का रिलीजन समझ लीजिए ए है, तो कुछ लोग अगर बी को प्रैक्टिस करते, उस प्रैक्टिस का नाम सेकुलरिज्म किया जाए। ये एक पॉलिटिकल प्लॉय था। लोगों को चेंज करना, कन्वर्ट करना, बिहेवियर हमेशा से आया है।
और उस वक्त जो मारा है जिस तरह से लोगों को, आप कभी इटली जाइए फ्लोरेंस, और वहाँ आप देखिए किसानों की किस तरह से इटली के राजाओं ने हत्याएं की हैं। जो पूरा ये जो पेजेंट मूवमेंट चालू हुआ, प्रोटेस्टेंट्स इनको बोलते, आप देखिए तो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड देखिए आप, इतनी बर्बरता, इतना कबीलों के बीच में लड़ाई, खून खराबा। इस्लाम में तो आप पूरा इतिहास और पूरा कुरान सब कुछ जो है वो एक रिवेंज से ही भरा। इसीलिए कौन सा, चाइना की आप हिस्ट्री देखिए, विश्व में हर समय आतंक हुआ है, लेकिन एक फिल्म ने पूरे वर्ल्ड को अगले कई हजारों साल के लिए कन्विंस किया है कि जब, सॉरी बुरा नहीं मानिए मैं खुल के बोलता हूं, लेकिन अगर दर्द की कभी हायरार्की बनेगी, पीड़ा, दर्द और शोषण की कभी हायरार्की अगर बनेगी, तो सबसे पहले उसमें होलोकॉस्ट का नाम होगा, सबसे ऊपर। एक फिल्म के कारण, सिर्फ एक फिल्म के कारण होलोकॉस्ट वर्ड पूरे वर्ल्ड में आज लीगलाइज हो गई, जो पहले था ही नहीं। अगर आप देखिए 1970 के पहले होलोकॉस्ट वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। ये तो एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम उन्होंने रखा होलोकॉस्ट, और वो जब डॉक्यूमेंट्री जर्मनी में रिलीज हुई तो बहुत मारा, उनको बैन कर दी गई वो, जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था, सेम थिंग उसके साथ हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके बस अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि फिल्मों, मैं कहानी पे इसलिए कर रहा हूं बार बार बात की, मैं फिल्मों की बात करूंगा तो आप लोग अगर किसी और दुनिया की बात हो रही है, आप नहीं कर सकते ये काम, लेकिन मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। अंत में आपको एक किस्सा बताता हूं। कई बार कहानी ना कहना, मैं ऐसा मानता हूं, एक बहुत अधर्म का काम है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर समाज में एक कहानी घटी है तो वो बतानी चाहिए, लोग अच्छा माने बुरा माने, जो है बतानी चाहिए। किसी के डर से अपनी कहानी नहीं बताना, या ऐसा चल रहा है आजकल, हवा इसी तरफ है और उसी हिसाब से कहानियां बोलने लगना, मेरे ख्याल से इससे समाज का निर्माण नहीं हो सकता, कला का तो भूल ही जाइए, और व्यक्ति का भी निर्माण नहीं हो सकता, और अंत में नुकसान हमारा ही होगा। मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स, जो कि हमने एक ट्रिलॉजी डिसाइड की थी, पहले द ताशकंद फाइल्स, उसके बाद द कश्मीर फाइल्स, और आखिरी है द दिल्ली फाइल्स। दिल्ली इसलिए क्योंकि सब दिल्ली से जुड़ा है। और ये जो फिल्म है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, तो काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है। फिल्म बेसिकली भारत के पिछले, मैंने कहा पार्टीशन का इतिहास पे किसी ने ज़्यादा काम नहीं किया है, पार्टीशन का बहुत वन साइडेड है, और जब भी हम देखते हो तो गांधी फिल्म से हमें पार्टीशन याद आता है कि या तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत गरीबी थी और गांधी जी ने अपने कपड़े नदी में बहा दिए, या तो वो इमेज बनती है, या दूसरी इमेज बनती है गदर जैसी फिल्में देखने के बाद कि पंजाब से ट्रेनों में लाशें कट के आ रही हैं, जा रही हैं, ये रही। लेकिन पार्टीशन तो किसी और कारणों से हुआ है। कैबिनेट मिशन के बारे में लोग जानते ही नहीं है आज की तारीख में कि क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, क्या बहस हुई, क्या नहीं हुआ। शायद आप में से कोई जानते ही नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं होना, सोशलिस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, इसको लेकर अम्बेडकर लड़े, और सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए, इसको लेकर नेहरू लड़े। उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे हर चीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो भारत की रूह है सेकुलर, क्यों लिखना है, ये सब नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे बड़े दुख की बात यह है, मुझे नहीं लगता कि हमारी करीब 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इंसान की, ह्यूमैनिटी की, और उसके इर्द गिर्द हजारों लाखों कहानियां लिखी गई हैं। पर इस 5000 साल की इतिहास में सिर्फ एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको 1000 साल तक एक स्लेवरी के माहौल में रहना पड़ा, बहुत अत्याचार हुए, जिसकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक हिंदू सिविलाइजेशन की, जिनकी मान्यताओं को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, जिनके धार्मिक स्थानों को, जिनके आध्यात्मिक स्थानों को तोड़ा गया, उनके परिवार की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई। हर लेवल पे देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत आतंक हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अब लोग कितने मरे, अगर इसमें होल्ड लगेगी तो नंबर पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ रफ नंबर जो कि सरकार के दस्तावेजों से बताता हूं। भारत में ये पूरा 100 साल का अगर इतिहास आप पकड़े, मोपला से अगर शुरू करें
तो बंगाल होते हुए डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली, फिर पंजाब होते हुए लगातार आप देखें तो 100 साल का इतिहास खून खराबे लड़ाई से भरा हुआ है। ये कैसे संभव है कि इतना हुआ और आज की जो जनरेशन है उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इसका उदाहरण देता हूं, मैं अभी कलकत्ता गया था कुछ दिन पहले। वहाँ नेशनल म्यूजियम, बहुत कमाल का अंग्रेज लोग बना के नेशनल म्यूजियम है वहाँ, जो कलकत्ता का होगा अच्छे से जानता होगा। और वहाँ सारे आपके जादवपुर से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब मैं चूंकि बना ही रहा हूँ इस पे फिल्म, तो मैंने वहीं पे ऐसे बोला कि आप सब डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में तो जानते ही होंगे। तो एकदम चुप्पी सी दिखी मुझे। मैंने कहा आप में से कितने लोग डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानते हैं? यहाँ कितने लोग डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए जरा। देखिए 10% लोग भी नहीं, 5% लोग भी नहीं जानते, 2-3% है मुश्किल से। अब आप मेरी फिल्म देखिएगा तब आपको समझ में आएगा डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है। लेकिन आपको मैं अभी बैठे बैठे मेरी स्पीच के बाद गूगल करिए, सिर्फ लिखिए डायरेक्ट एक्शन डे और उसकी फोटो देख लीजिए। ऑनली फोटोज में जाके फोटो देख लीजिए। और वो फोटो किसी हिंदुस्तानी पत्रकार ने नहीं खींची, वो टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खींची। कलकत्ता की सड़कें लाशों, स्केलेटन से बिछी है, फोटो है, वो देख भी नहीं है मैडम, मैंने देखा। आप देखिए और मुझे दिए, मैं सबको दिखा देता हूँ। स्केलेटन से भरी हुई हैं सड़कों की सड़कें, ऊपर गिद्ध और चील वहां पे खड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को बोटियां काटी जा रही हैं। 3-4 दिन के लिए आदेश दे दिया गया था सुहारावर्दी के द्वारा कि सारी पुलिस को रोक दो, सारे हिंदुओं को खत्म कर दो। 20,000 लोग तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मरे हुए माने जाते हैं। उसकी रिपोर्ट है, ब्रिटिश लोगों की रिपोर्ट है, हिंदुओं की रिपोर्ट है, मुस्लिम्स की रिपोर्ट है, इतना डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन उसके ऊपर किसी ने पॉपुलर मासी लिटरेचर या वो नहीं लिखा। और आप जो चीज सुन के आपका दिल दहल जाएगा वो ये है कि जो नारे उस वक्त मोपला में लग रहे थे खिलाफत के नाम पे, जो नारे खिलाफत के नाम पे डायरेक्ट एक्शन डे में लग रहे थे, वही नारे 1971 में बांग्लादेश में लग रहे थे। और वही नारे कुछ वक्त पहले शाहीन बाग में लग रहे थे। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगली कोई प्रोटेस्ट हो उसमें भी वही नारे लगे। तो जब हम समाज का जो कॉमन मैन है, कॉमन इश्यूज है, उसको कहानी से निकाल देते हैं, तब ये समस्याएं खड़ी होती हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप सब अपने आसपास की जो कहानियां हैं भारत की, चाहे वो आपके मोहल्ले की हो, चाहे आपके जॉइंट फैमिली की हो, चाहे आपके दादाजी की हो, उन कहानियों को लिखना शुरू करिए। देखिए पॉलिटिक्स में गाली गलौज करके कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होने वाला है। लेकिन जिस भारत को आप बदलना चाहते हैं, एक दूसरे को गाली देके, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसको ये करके सोशल मीडिया में, अगर उसमें आप अपनी अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दें, और कहानी 2 लाइन की भी होती है, कहानी 2 लाइन की भी हो सकती है। अगर अपने ऑब्जर्वेशंस, आपके मोहल्ले के, आपके शहर में कोई तो ऐसी चीज होगी जब इतिहास जुड़ा होगा, कुछ भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, अगर उन चीजों को हम लिख के भारत के कम से कम जो युवा लोग हैं वो ये एक व्रत ले लें, वो एक शपथ ले लें कि हम ये जो सोशल मीडिया का पूरा यूनिवर्स है इसको अपनी छोटी छोटी कहानियों से भर देंगे, तो मेरे ख्याल से विश्वगुरु बनने का जो पहला चरण है यहीं से शुरू होता है। थैंक यू, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरी बात सुनी। सवाल टाइम है? हाँ अच्छा, तो बस आधा मिनट इसको कंप्लीट कर लूँ, 1 मिनट। सॉरी मैं शायद ज़्यादा बोल गया, वो कई देर से मुझे इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि पहले नानी दादी दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, साहित्यकार थे, तो उनके पास कोई एक पीए थे, वो आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आचार्य जी कुछ अच्छी किताब, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लोग कहते हैं किताब पढ़नी चाहिए, मुझे किताब दीजिए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा तुमने गीता पढ़ी है? बोले नहीं। कहने लगे वहीं से शुरू करो। वो गीता ले गए, लौटा ही नहीं उन्होंने 2-4-6 महीने। हमारे पिताजी पुराने टाइप के थे, थोड़े बड़े स्ट्रिक्ट थे किताबों को लेके। एक दिन उन्होंने डांट दिया, कहने लगे कि आप किताब ले गए, आप वापस करना नहीं जानते हैं। कहने आप क्या करेंगे उसका? कहने लगे अरे वापस करो, मेरी किताब है, पढ़ी है तुमने? कहते हाँ पढ़ी। कहने क्या समझे? कहते हैं उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था जो मैं जानता नहीं था। कहने उसमें जो लिखा हो तो मैं ऐसे ही जानता।
क्योंकि हमारे दादा दादी, पड़ोसी, चाचा चाची कहीं जाओ कहानी सुनाते थे। आज हम लोगों ने कहानियाँ सुनानी बंद कर दी है, वो प्रथा खत्म हो गई है। और इसीलिए हमारी जो जनरेशन है, हर मिडिल क्लास का एक ही सपना अमूमन ये हो गया है कि बस बच्चों को कॉन्वेंट में भेजो, गूगल में नौकरी दिलाओ, अमेरिका भेजो और बुढ़ापे में जाके उनके बच्चों की सेवा करो। हमको इसको बदलना है, और इसको बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है जब आप अपने भूत की, अपने वर्तमान की और जिस भविष्य की आप कल्पना करते हैं उसकी कहानियों से इस जो सोशल मीडिया, इंटरनेट का ब्रह्मांड है, इसको भर दीजिए। क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, आप करिए प्रयास। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी आप जिस फूड की बात कर रहे थे, आज आप अपनी बातों से, अपने विचारों से